जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आज के वीडियो में हम बीएड एग्ज़ाम के पेपर टू के पेपर टू हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। पेपर टू में समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पेपर टू में पढ़ते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है। हम बताए हुए थे कि पेपर टू का हम आपको 40 क्वेश्चन बताएंगे। यदि आप ये 40 क्वेश्चन तैयारी कर लेते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो ये 40 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका ये पेपर टू का फर्स्ट ईयर का पेपर का फुल तैयारी आपका हो जाएगा। पेपर टू में हम लोग कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 31 तक बता चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 32 बताएंगे, जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, कोठारी आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र की विवेचना करें। और 32 में ही रहेगा, कोठारी आयोग के सुझावों एवं संतुतियों का मूल्यांकन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का 1 और 2 चर्चा करेंगे। देखिए, कोठारी आयोग आपके पेपर टू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो कोठारी आयोग से यदि प्रश्न आता है तो आप उसे ज़रूर एग्ज़ाम में लिख के आइएगा। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहे और लास्ट में कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का 1 और 2। सबसे पहले देखेंगे कोठारी आयोग के उद्देश्य क्या था एवं इसका कार्य क्षेत्र क्या था, उसका विवेचना करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर टू के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं कोठारी आयोग के उद्देश्य, उसके बाद देखेंगे इसके कार्य क्षेत्र। ठीक है, देखिए, आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का मूल आधार मानते हुए राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के 5 उद्देश्य, लक्ष्य अथवा कार्य निश्चित किए और इन्हें पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा दी गई। देखिए, आयोग मतलब कोठारी आयोग ने 5 उद्देश्य लक्ष्य एवं कार्य निश्चित किए गए थे और इन्हीं कारण इसे पंचमुखी कार्यक्रम की भी संज्ञा दी गई है। देखिए, आयोग ने इनमें से प्रत्येक की प्राप्ति के लिए अनेक अन्य कार्य भी निश्चित किए जो निम्नलिखित है। तो इनके साथ भी अन्य कार्य भी जो किए थे वो भी निश्चित किया गया था। वो कार्य निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब आगे हम बताने वाले हैं। देखिए, आयोग के गठन का सर्वप्रमुख उद्देश्य शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना था। देखिए, कोठारी आयोग ये शिक्षा का इसका मुख्य उद्देश्य था, ये उत्पादन पे निर्भर था कि मतलब स्टूडेंट उत्पादन की क्षमता या कोई भी सामान बनाने के लिए शिक्षा ग्रहण करे। तो यही है, उत्पादन में वृद्धि करना था। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र ने राष्ट्रीय विकास के एक नए युग में प्रवेश किया था। अतः जनता की निर्धनता को दूर करने का दृढ़ संकल्प एवं सभी के लिए एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करना, कृषि का आधुनिकीकरण एवं उद्योगों का तीव्र विकास, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अभिग्रहण तथा परंपरागत आध्यात्मिक मूल्यों के साथ उनका सामंजस्य आदि लक्ष्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा को उत्पादन परक बनाने पर जोर दिया गया। मतलब इस आयोग का मुख्य उद्देश्य ये उत्पादन परक वस्तुओं को बनाना था एवं इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए। तो आइए देखते हैं क्या क्या सुझाव दिया गया था कोठारी आयोग के द्वारा। देखिए, पहला, विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य करना तथा इस शिक्षा का उपयोग उत्पादन कार्यों में करना। कार्य अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस को विद्यालय शिक्षा को अनिवार्य अंग बनाना तथा माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक परक बनाना। देखिए, विद्यालय शिक्षा को ये कार्य अनुभव अंग बनाना है और माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाना है। दूसरा है, देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान के विचार से एक सच्चे प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की उन्नति हेतु अनवरत प्रयास को ध्यान में रखते हुए एक सुसंगठित एवं उचित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य था इस आयोग का। तीसरा देखते हैं, शिक्षा द्वारा सच्चे लोकतंत्रीय समाज का निर्माण, राष्ट्रीय एकता, व्यक्ति की श्रेष्ठता एवं
पूर्णता की खोज हेतु शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच करना ताकि कम से कम, आइए आगे देखते हैं, कम से कम जो है समय में एक ऐसी संतुलित एवं सुसंगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित की जा सके जो राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण योगदान दे। चौथा उद्देश्य था शिक्षा के सभी स्तरों पर असाधारण विस्तार के बावजूद शिक्षा के अनेक अंगों के संबंध में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए माध्यमिक स्कूलों एवं विश्वविद्यालय के शिक्षा के क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नयन करने हेतु पाठ्यक्रम में विभिन्नीकरण की योजना का विस्तार करना ताकि उद्योगों एवं व्यवसायों हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति मिल सके तथा शिक्षकों के वेतनों एवं कार्यदशाओं में वांछनीय परिवर्तन लाना, अर्थात शिक्षा की संख्यात्मक उन्नति के अनुपात में गुणात्मक उन्नति को सुनिश्चित करना। ये कोठारी आयोग के शिक्षा में जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य था। पांचवा उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सब साधनों के उत्तम प्रयोग हेतु शिक्षा का आधार उत्तम एवं प्रगतिशील बनाने का दृढ़ संकल्प करना। छठा उद्देश्य था भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास हेतु शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्रों की जांच करना क्योंकि शिक्षा प्रणाली के सब अंग एक दूसरे पर शक्तिशाली प्रतिक्रिया करते हैं और प्रभाव भी डालते हैं। देखिए उपयुक्त कारणों तथा प्रयोजन के लिए 14 जुलाई 1964 ईस्वी को भारत सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों से युक्त एक शिक्षा आयोग के गठन का निर्णय लिया था। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसलिए इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, जिस कारण इसे जो है कोठारी आयोग भी कहा जाता है। आयोग में कुछ 17 सदस्य थे, जिसमें 6 सदस्य अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। टोटल 17 सदस्य थे, 17 में से 6 सदस्य जो है दूसरे देश के शिक्षा विशेषज्ञ इसमें शामिल किए गए थे। इस आयोग ने भारत सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा के प्रारूप को विकसित करने का सुझाव दिया, जिसके लिए निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सामान्य अधिनियम एवं नीतियों को विकसित किया। उसके कार्यक्षेत्र को और अधिक स्पष्ट रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है। तो आइए इसके कार्यक्षेत्र में किस प्रकार से समझ सकते हैं, आइए 3-4 पॉइंट इसको देखते हैं, तो आप इसे पूरा कंफर्म समझ जाइएगा। देखिए पहला है तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गहराई से अध्ययन करना, उसकी तत्कालीन कमियों एवं व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाना एवं उसमें सुधार करने के लिए सुझाव देना कि उससे पहले जो भी शिक्षा आई हुई थी उसमें क्या कमियां थी, उसको दूर करना, उसका पता लगाना तथा उसको दूर करना इसका कार्यक्षेत्र था। देखिए दूसरा है पूरे देश के लिए शिक्षा का आयोजन और प्रशासन संबंधी तथ्य निश्चित करना एवं इस संबंध में सरकार को सुझाव देना। तीसरा है पूरे देश के लिए समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना जो देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में सहायक हो और यह प्रणाली ऐसी हो जो भारतीय शिक्षा के परंपरागत गुणों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे एवं भविष्य के निर्माण में सहायक हो। चौथा है पूरे देश में किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा के प्रसार एवं उसमें गुणात्मक सुधार के लिए उपायों की खोज करना एवं इस संबंध में सरकार को सुझाव देना। तो कार्य देख लिए, इसका उद्देश्य देख लिए। तो आइए आप दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि रहेगा कोठारी आयोग के सुझावों एवं संतुतियों का मूल्यांकन कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये भी कोठारी आयोग से ही संबंधित है। इसके क्या सुझाव दिया गया था, इसकी संतुतियों का जो है मूल्यांकन करना है इस प्रश्न में। तो आइए देखते हैं। शिक्षा आयोग का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अभूतपूर्व स्थान है, क्योंकि आयोग ने देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में
परिवर्तित एवं परिवर्धित करने आइए आगे देखते हैं। परिवर्तित करने की सिफारिश करके शिक्षा को अत्यंत व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। कुछ विद्वानों ने आयोग के कुछ सुझावों एवं संतुतियों के संबंध में आयोग की आलोचना की है। तो कुछ विद्वान जो है इस कोठारी आयोग का कुछ सुझाव दिए हैं और इसकी संतुतियों के संबंध में कुछ जो है इसका आलोचना किया गया है। अतः आयोग के गुण और विशेषताओं और दोष एवं सीमाओं का विवेचना आवश्यक है। तो इसमें है कि इसके क्या दोष है या इसके क्या गुण है शिक्षा आयोग के, कोठारी आयोग का, तो उसके गुण और दोष दोनों पे प्रकाश डालेंगे या इसका विवेचना करेंगे। और इन विशेषताओं एवं दोषों का विवेचना या मूल्यांकन हम भारत की आज की परिस्थितियों और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर करेंगे। तो देखते हैं कोठारी आयोग यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गुण। पहले गुण देखते हैं, फिर बाद में इसका दोष देखेंगे। तो आइए देखते हैं कोठारी आयोग के क्या क्या गुण थे। देखिए, आयोग के सुझावों एवं संतुतियों के आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टितव्य है। तो पहला है, कोठारी आयोग ने केंद्र में सशक्त प्रशासनिक ढांचे और प्रांतों में समान प्रशासनिक ढांचे का सुझाव देते हुए शिक्षा की एक समान संरचना प्रस्तुत की, जो लोकतंत्रीय भारत के लिए उत्तम सुझाव था और इससे देश की भावी शिक्षा में समरूपता आएगी। ये गुण था कोठारी आयोग का। दूसरा है, आयोग ने क्रमिक एवं समयबद्ध शैक्षिक नियोजन के आधार पर वर्तमान और भविष्य की मांगों के आधार पर राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 20 वर्षों के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा योजना एवं माध्यमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाले 70% सामान्य बच्चों के लिए मध्यम स्तर की शिक्षा पूर्ण करने और इनमें से भी योग्य एवं सक्षम बच्चों हेतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। देखिए, इसमें कहा गया कि 20 वर्षों के अंदर जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद जो है माध्यमिक स्तर पे जो है इसकी 70% जो है एडमिशन होना चाहिए माध्यमिक स्तर पे, और एवं इसके उच्च शिक्षा जो ग्रहण करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बच्चे को जो है शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट कोठारी आयोग के गुण। तीसरा है कि आयोग ने समय की मांग को देखते हुए शिक्षा के अभिनव उद्देश्यों का निर्धारण किया तथा शिक्षा को उत्पादन एवं रोजगारपरक बनाने हेतु शिक्षा के व्यावसायीकरण पर जोर दिया। तो इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था उत्पादन एवं रोजगारपरक जो है बनाना एवं व्यावसायीकरण पे जोर दिया गया था। चौथा गुण है उच्च शिक्षा के विस्तार पर रोक एवं उन्नयन पर बल दिया जाना। पांचवा है, आयोग ने क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करने, पाठ्यक्रम को आघातपूर्ण बनाने एवं सैद्धांतिक ज्ञान की उपेक्षा प्रयोगी प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए। मतलब इसका मानना था कि जिस टाइप का जहाँ का वातावरण जैसा है उसी अनुसार जो है बच्चों को व्यावसायीकरण या तकनीकी शिक्षा देना, ताकि आगे चलकर वह रोजगार परक जो है बन सके। देखिए, छठा है, आयोग ने शिक्षकों की स्थिति में सुधार करने हेतु उनके वेतनमान, पदोन्नति, कार्य एवं सेवा दशाओं आदि के विषय में महत्वपूर्ण संतुतियां प्रस्तुत करके शिक्षकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया। सातवां है, आयोग ने शिक्षक शिक्षा के संबंध में उपयोगी सुझाव एवं संतुतियां प्रस्तुत करके शिक्षक शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया गया। आठवां है, देश के आधुनिकीकरण हेतु विज्ञान शिक्षा की आवश्यकता एवं उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान पर अधिक व्यय करने का सुझाव दिया गया। इन्हीं सुझावों के अनुपालन से हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति करने के साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान में भी आगे बढ़ रहा है। नौवां है, आयोग ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नामांकन हेतु राष्ट्रीय नामांकन नीति बनाने का सुझाव दिया था। इसके लिए आयोग ने विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों
को दिए जाने की सिफारिश की गई। 10वां है, आयोग ने विकलांग बच्चों की शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा और जनजातीय लोगों की शिक्षा के लिए विशेष सुझाव दिए ताकि वे भी सम्मान के साथ आगे बढ़ सके। जो विकलांग है या पिछड़े हैं या जनजातीय क्षेत्र के हैं, उनको भी शिक्षा का सुझाव दिया गया ताकि वह भी सम्मान के साथ आगे बढ़ सके। आइए आगे देखते हैं। 11वां है, आयोग ने स्कूल स्तर पर भाषाओं के अध्ययन हेतु संशोधित त्रिभाषा सूत्र। एक वीडियो में हम आपको त्रिभाषा सूत्र बताए हुए थे, फुल डिस्क्रिप्शन करके बताए हुए थे, आप वह जरूर जाके देख सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र जो शिक्षा नीति के द्वारा चलाया गया था, इनका फुल विश्लेषण करके हम बताए हुए हैं, जाके आप जरूर देख सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया था जिससे भाषा समस्या का समुचित निदान किया जा सका। 12वां है, आयोग ने उच्च शिक्षा में भी क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षण का माध्यम बनाने का सुझाव देकर अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व को कम करने का प्रयास किया गया। मतलब क्षेत्रीय शिक्षा में भी उच्च शिक्षा जो है क्षेत्रीय भाषा में भी दी जानी चाहिए, जिसके कारण जो है अंग्रेजी भाषा का जो वर्चस्व था उस टाइम, इसको जो है कम करना। 13 है, आयोग ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करने का सुझाव देकर छात्र छात्राओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु मार्ग प्रशस्त किया जाए। 14वां पॉइंट है, इसके गुण। अभी तक जो है हम इसके गुण ही बता रहे हैं। देखिए, आयोग ने मूल्यांकन की विधियों में सुधार करने का सुझाव देकर परीक्षा प्रणाली को दोष मुक्त बनाने का प्रयास किया गया। 15वां है, आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सशक्त बनाने का सुझाव दिया एवं इसे उच्च शिक्षा के लिए समस्त प्रतिनिधित्व करने की संतुति भी की। 16, आयोग ने स्पष्ट किया कि भारत की 70% जनता कृषि पर निर्भर होने के कारण कृषि को कार्य अनुभव में विशेष स्थान दिया जाने की अनुशंसा करते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कृषि की शिक्षा की व्यवस्था एवं महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के कृषि की उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य की व्यवस्था का सुझाव दिया गया, जो इस देश के लिए वरदान साबित हुआ। तो आयोग का मानना था कि 70% जनता जो है कृषि पर निर्भर है, तो कृषि को ही कार्य अनुभव के रूप में शिक्षित करना बच्चे को चाहिए, जिसके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज की व्यवस्था करना, जिसमें कृषि की शिक्षा की पढ़ाई किया जा सके। देखिए 17वां पॉइंट, उच्च शिक्षा में भीड़ को रोकने के लिए चयनात्मक प्रवेश प्रणाली अपनाने की संतुति की गई। मतलब उस शिक्षा के लिए जो जिसे लेना है उस शिक्षा उसमें भीड़ कम करने के लिए चयनात्मक प्रवेश प्रणाली, मतलब परीक्षा देके उच्च शिक्षा ले सकते हैं। 18, आयोग ने इंजीनियरिंग शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु विशेष सुझाव दिया तथा विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए। 19 है, आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा का व्यापक स्वरूप एवं उचित योजना प्रस्तुत करते हुए निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाना, साक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाए रखना एवं अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के अवसर देना आदि सुझाव दिए। साथ ही इस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शिक्षित युवक युवतियों, शिक्षार्थियों, ग्राम सेविकाओं, समाज कल्याण विभाग और समाज सेवी संगठनों का सहयोग लेना, विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र बनाना, पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना, अस्थायी एवं संचल पुस्तकालयों की व्यवस्था करना जैसे ठोस सुझाव भी दिया गया कोठारी आयोग के द्वारा। आइए 20वां पॉइंट देखते हैं, इस आयोग के गुण। देखिए, आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल देते हुए स्त्री पुरुष हेतु समान पाठ्यक्रम, पिछड़े, अनुसूचित, आदिवासी और पहाड़ी बच्चों के लिए विशेष आर्थिक सहायता एवं प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाने, माध्यमिक, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने पर बल दिया गया। मतलब इन सभी को जो है छात्रवृत्तियों दी जाए ताकि वह शिक्षा भी, उनको भी शिक्षा का समान अवसर दिया जाए। देखिए, इन सब संतुतियों का भारत की शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा, परंतु भारत अपनी कुछ सामाजिक, आर्थिक तथा योजनागत
कमजोरियों के कारण इन सुझावों का पूरा लाभ नहीं उठा सका। तो आइए जानते हैं कि कोठारी आयोग की जो है क्या दोष था, यानी कि क्या सीमाएं थी इसकी, उसको जानने का एक एक करके प्रयास करते हैं। आपको जो है 20 गुण बताए हैं, 20 में से कम 10 या 12 आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो 10 गुण जरूर लिखने का प्रयास करिएगा। तो आइए इसका दोष या इसकी सीमाएं के बारे में जानते हैं, कोठारी आयोग के सीमाएं के बारे में। देखिए, पहला है, आयोग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के संगठनात्मक स्वरूप को निर्धारित करते हुए कक्षा 11 एवं 12 के संबंध में वो स्पष्ट सुझाव दिए। मतलब कि स्पष्ट सुझाव नहीं दिया गया था 11-12 के बारे में शिक्षा के लिए, यह स्पष्ट नहीं हो, आइए आगे देखते हैं। देखिए, नहीं हो सका कि पहले से प्रचलित कक्षा 12 को माध्यमिक शिक्षा में लिया जाना है अथवा उसे विश्वविद्यालय शिक्षा की का जो है अंग मानना है। देखिए, दूसरा है आयोग द्वारा प्रस्तुत शिक्षा संरचना उलझी हुई एवं अस्पष्ट है। यही कारण है कि अगली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 की समान शिक्षा संरचना घोषित की गई। मतलब इस आयोग के द्वारा जो है उलझी हुई थी, इसको स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी, जिसमें 10th मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की जो है संरचना तैयार किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। तीसरा है, आयोग द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सुझाव भ्रामक प्रतीत होते हैं, क्योंकि कहीं माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की बात कही गई है तो कहीं विशिष्टीकरण की बात उच्चतर माध्यमिक स्तर पर की गई है। कहीं माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र अपनाने की बात कही गई है तो कहीं इस स्तर पर अंग्रेजी, रूसी एवं फ्रेंच भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई है, जिसके कारण इनके सुझावों में पंचमेल खिचड़ी की भावना निहित या प्रतीत होती है। मतलब स्पष्ट रूप से इसमें कोठारी आयोग में संतुति नहीं की गई थी कि किस भाषा में किस तरह की शिक्षा लेनी चाहिए। चौथा इसके दोष हैं कि आयोग द्वारा प्रस्तावित शिक्षकों के वेतन, मान और कार्य एवं सेवा दशाओं की संतुतियां शिक्षकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई। इनके लिए जो वेतन और इनके कार्य के लिए और सेवा देने के लिए जो कहा गया, तो इनकी संतुतियों के लिए शिक्षक के लिए जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध नहीं हुई थी। पाँचवा है, आयोग ने सामान्य शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में एक और तो राष्ट्रीय नामांकन नीति निर्धारित की, वहीं दूसरी ओर चयनात्मक प्रवेश प्रणाली की सिफारिश करके सभी छात्रों हेतु उच्च शिक्षा के दरवाजे बंद करने का भी प्रावधान कर दिया गया। छठा है, आयोग की अधिकांश सिफारिशें आदर्शवादी एवं अव्यावहारिक होने के कारण भी इनका क्रियान्वयन संभव न हो सका। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, आयोग द्वारा देश में वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन संबंधी प्रदत्त सुझाव धन के अभाव में क्रियान्वित न हो सके। इसी प्रकार स्त्री शिक्षा से संबंधित सुझाव भी स्त्री शिक्षा को विशेष विकास नहीं कर सके। देखिए, सातवां है, आयोग ने भाषा समस्या के समाधान हेतु जो त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया, उससे भी भाषा समस्या का सर्वमान्य हल नहीं निकल सका। इसके साथ ही संस्कृत भाषा की उपेक्षा भी हुई। आठवां, आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक लक्ष्य एक तरफा प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा प्रयोगवादी उत्पादन प्रधानता पर तो ध्यान दिया गया, परंतु शिक्षा के शाश्वत मानवीय उद्देश्यों की अनदेखी कर दी, जिससे व्यक्ति केवल धन कमाने के उद्देश्य से शिक्षा प्राप्ति की ओर प्रेरित होता दिखता है। मतलब नैतिक मूल्य को जो है नैतिक मूल्यों का जो है कोठारी आयोग में अभाव दिखता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य जो है केवल धन कमाने का जो है, इसकी धन प्राप्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य बन गया था। नौवां है, आयोग द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा पर विशेष बल दिए जाने से बालकों का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास अवरुद्ध सा हो गया था। देखिए, अतः कोठारी आयोग की सिफारिशों का सामान्य अवलोकन करने पर मिश्रित प्रभाव सामने आता है।
इसके कुछ सुझाव तो बहुत उपयोगी एवं श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं, तो कुछ में गंभीर दोष दिखते हैं। इन गुणों एवं दोषों की उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा, शिक्षकों के वेतनमान तथा शिक्षा की पदोन्मुखता की प्रशंसा की जा सकती है, परंतु इसकी भाषा नीति, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा अस्पष्ट धारणाएं आदि भारत की शिक्षा को अपेक्षित गुणवत्ता प्रदान करती नहीं प्रतीत होती है। निष्कर्ष निकलता है, कहा जा सकता है कि इसने भारतीय शिक्षा प्रणाली को विशेष प्रभावित नहीं किया है। तो देख लिए 2 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दें। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 31 तक बता चुके हैं, यदि आप वो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से देख के अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हैं। देखिए आने वाली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए फर्स्ट कमीशन जो बनाया गया था, मुदालियर कमीशन, इसका संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है। इसका विश्लेषण करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये पेपर 2 के लिए। तो आने वाली वीडियो हम आपको यही क्वेश्चन बताएंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।